तो क्या हाल है दोस्तों। यह इस सीरीज का 4th पार्ट है। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देख लेना। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बुजुर्ग व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डॉन अकादमी का प्रिंसिपल था। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ने मजाक में कहा कि प्रिंसिपल का आना थोड़ा ज्यादा ही भव्य था। प्रिंसिपल ने तुरंत चिल्लाकर जवाब दिया कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने दिखावा करने के लिए जानबूझकर विशाल छिपकली की सवारी की हो। उन्होंने समझाया कि वह बहुत दूर की जगह से वापस आए थे और चूंकि समय कम था इसलिए उस जीव की सवारी करना सबसे तेज परिवहन विधि थी। हालांकि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन पहुंचते ही बेतहाशा हरकत करने लगेगा। इसने उनके छात्रों को डराने की हिम्मत भी की। प्रिंसिपल ने फिर ड्रैगन को जोर से चेतावनी दी कि अगर उसने अगली बार फिर से शरारत करने की हिम्मत की तो वह व्यक्तिगत रूप से उसे जिंदा चमड़ी उधेड़ देंगे। इस बीच शाओलिन प्रिंसिपल से बहुत सतर्क हो गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह आदमी शायद अकादमी में एकमात्र व्यक्ति है जिसके पास छिपे हुए विद्वान की प्रतिभा का सीधे निरीक्षण करने का अधिकार है। प्रिंसिपल ने घोषणा की कि उन्होंने वर्तमान फ्रेशमैन बैच के प्रवेश परीक्षा के परिणाम पहले ही देख लिए हैं और उनकी समग्र प्रतिभाएं काफी प्रभावशाली पाई हैं। फिर उन्होंने अचानक भीड़ में किसी की ओर देखा। शाओलिन ने सहज रूप से झिझक महसूस की। प्रिंसिपल ने सहज रूप से एक प्रवर्धन मंत्र डाला और फिर अपना भाषण जारी रखा। उन्होंने टिप्पणी की कि सामान्य परंपरा के अनुसार उन्हें पहले अपना परिचय ठीक से देना चाहिए था। हालांकि वह पहले से ही समझ गया था कि वर्तमान में किसी भी फ्रेशमैन को उसके नाम की कोई परवाह नहीं है। वह जानता था कि उनमें से कई को अत्यंत भ्रमित करने वाली या अप्रिय परिस्थितियों में अकादमी में आमंत्रित किया गया था, जिससे स्वाभाविक रूप से वे नाखुश और असंतुष्ट थे। प्रिंसिपल ने फिर मजाक में कहा कि जो कोई भी स्थिति से असंतुष्ट है वह सीधे प्रवेश विभाग के मंत्रालय में शिकायत करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि वे मूर्ख थे जिन्होंने आधी रात के अनिष्ट समय में प्रवेश पत्र देने पर जोर दिया था। यह सुनकर छात्र तुरंत हंस पड़े। प्रिंसिपल ने समझाया कि उन शिकायतों के कारण अंततः एक नया विनियमन स्थापित किया गया था जिसमें भविष्य में सभी प्रवेश को दिन के दौरान करने की आवश्यकता थी। जाहिर है आधी रात को लोगों को डराना एक भयानक विचार साबित हुआ। चुटकुले सुनाने के बाद प्रिंसिपल का चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। फिर उन्होंने हर छात्र के मन में चल रहे 2 सबसे बड़े सवालों को संबोधित किया। वे कौन थे और उनसे आगे क्या करने की उम्मीद की जाएगी। प्रिंसिपल ने पुराने विश्व से आए हर एक व्यक्ति को पुकारा और उन्हें ध्यान से सुनने का आदेश दिया। फिर उन्होंने गंभीरता से घोषणा की कि वे सभी कॉलोनीवासी थे। प्रिंसिपल ने समझाया कि इस दुनिया को प्लैनेट नोर्मा कहा जाता है, जिसे न्यू वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। अकादमी का एकमात्र उद्देश्य मानवता द्वारा उत्पन्न सबसे महान और सबसे उत्कृष्ट अग्रणी कॉलोनीवासी को विकसित करना था। उन्होंने कहा कि नोर्मा वह नई दुनिया थी जिसमें वे अंततः प्रवेश करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। यह मानवता का भविष्य का क्षेत्र भी बनने वाला था। प्रिंसिपल ने घोषणा की कि उनके द्वारा जाने जाने वाले सामान्य कदम दर कदम जीवन उस क्षण समाप्त हो गए थे जिस क्षण उन्होंने अपने प्रवेश पत्र खोले थे। उस दिन से उनमें से कुछ अंततः महान जनरलों के रूप में उभरेंगे जो विशाल सेनाओं की कमान संभालने और क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने और विस्तार करने में सक्षम होंगे। शायद उनमें से शक्तिशाली ग्रैंड मैजिस्टर भी उभरेंगे जो दुनिया के सत्य को उजागर करने के लिए खुद को समर्पित करेंगे, जबकि स्वयं प्रकृति के नियमों का उपयोग करेंगे। प्रिंसिपल ने आगे घोषणा की कि कुछ छात्र अंततः शासक और नेता बनेंगे जो स्वयं नई दुनिया पर शासन करने वाले कानून बनाने के लिए जिम्मेदार होंगे। उन्होंने जोर से घोषणा की कि शक्ति, ज्ञान, अधिकार, शक्ति और यहाँ तक कि अनंत जीवन भी भविष्य में उनका इंतजार कर रहा था। फिर उन्होंने साहसपूर्वक घोषणा की कि नई दुनिया के भीतर छिपे हर खजाने अंततः उनके लिए अपने दरवाजे खोल देंगे। इसके बाद प्रिंसिपल ने अचानक एक बिल्कुल नए अकादमी नियम के कार्यान्वयन की घोषणा की। उन्होंने समझाया कि पुराने नियमों के अनुसार फ्रेशमैन छात्रों को हमेशा नए विश्व में कदम रखने से सख्ती से मना किया गया था, मगर इस बार से टॉप 3 स्टूडेंट्स को नए वर्ल्ड में जल्दी एंट्री का मौका मिलेगा। स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट ने तुरंत प्रिंसिपल को वार्न किया कि ये फ्रेशर्स की सेफ्टी का मामला है और उन्हें इस फैसले पर फिर से सोचना चाहिए। प्रिंसिपल ने तुरंत उसे घूरकर देखा। प्रेसिडेंट ने तुरंत माना कि उसने गलत बोल दिया। प्रिंसिपल ने कैजुअली मीटिंग खत्म कर दी। इसी बीच शाओलिन ने गौर किया कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का रिएक्शन कुछ ज्यादा ही
अजीब था, जिससे वो सोचने लगा कि कहीं इस नए रूल में कोई हिडन डेंजर तो नहीं। हालांकि थोड़ी देर सोचने के बाद शाओलिन ने फैसला किया कि अभी उसका मेन गोल है एकेडमी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके खुद को मजबूत बनाना। तभी किसी ने उसे पुकारा। वो चिनवान था। शाओलिन ने तुरंत पूछा कि उसे क्या चाहिए। चिनवान ने समझाया कि एकेडमी के रूल के मुताबिक एंट्रेंस एग्जाम में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले स्टूडेंट को क्लास मॉनिटर बनाया जाएगा, लेकिन गियाओवा के मना करने की वजह से शाओलिन कंफ्यूज हो गया। चिनचुन ने सीधे सीधे कहा कि ये पोजीशन अब उसे मिल गई है। उसने बताया कि क्लास मॉनिटर बनने पर एक्स्ट्रा क्रेडिट्स, ज्यादा रिसोर्सेज और कई स्पेशल प्रिविलेज मिलते हैं। उसने जोर देकर कहा कि शाओलिन जैसे लास्ट रैंक वाले के लिए ये लाइफ सेविंग मौके हो सकते हैं। चिनवान ने आगे कहा कि क्लास मॉनिटर का इलेक्शन 3 महीने बाद पहले कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम के बाद होगा। तब तक शाओलिन को शायद ऐसा मौका फिर न मिले, चाहे वो चाहे भी। तभी शाओलिन के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया जिसमें उसे बताया गया कि उसे ऑफिशियल तौर पर फ्रेशमैन ईयर क्लास 7 का एक्टिंग क्लास मॉनिटर बना दिया गया है। चिनवान ने कहा कि स्मार्ट ब्रेन सिस्टम खुद ही क्लास मॉनिटर मैनुअल भेज देगा और शाओलिन को उसे बाद में खुद पढ़ लेना चाहिए। इसी बीच शाओलिन सोच रहा था कि आखिर इस पोजीशन के साथ कौन कौन से प्रिविलेज मिलते हैं। स्टूडेंट डॉर्म में एक लड़की ने आलस से बताया कि डॉर्म के दरवाजे रात 7 बजे बंद हो जाते हैं और सुबह 6 बजे खुलते हैं। उसने कहा कि रात भर बाहर रहने वाले स्टूडेंट्स के क्रेडिट काट लिए जाएंगे और पूछा कि क्या वो समझा, लेकिन उसका एटीट्यूड तुरंत बदल गया जब उसने कुछ देखा। लड़की एक्साइटेड हो गई जब उसे पता चला कि शाओलिन एकेडमी के नए बैच का क्लास मॉनिटर है। उसने जोश से कहा कि वो कमाल का है। शाओलिन ने अजीब तरह से समझाया कि वो सिर्फ एक्टिंग क्लास मॉनिटर है और उसे ये पोजीशन लेने के लिए मजबूर किया गया था। लड़की ने तुरंत कहा कि उसे इतना मॉडस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी क्लास मॉनिटर बन सकता है वो कोई मामूली स्टूडेंट नहीं हो सकता। सीनियर स्टूडेंट ने उसे पर्सनली गाइड किया ताकि वो अपना रूम की और एकेडमी सप्लाई ले सके। शाओलिन ने उसके एटीट्यूड में आए इस बड़े बदलाव पर गौर किया। उसने उसे स्कूल यूनिफॉर्म दी और समझाया कि एकेडमी यूनिफॉर्म्स ग्रेड कलर्स के हिसाब से होती हैं। सीनियर स्टूडेंट्स नीली यूनिफॉर्म पहनते हैं जबकि फ्रेशमैन हरे। इसके बाद उसने सीलिन को उसके डॉर्म रूम तक ले जाने में मदद की। हैरानी की बात यह थी कि ये एक्टिंग क्लास मॉनिटर के लिए एक स्पेशल सिंगल रूम था, जबकि आम फ्रेशमैन स्टूडेंट्स को डबल रूम मिलते थे। सीनियर स्टूडेंट ने शाओलिन को याद दिलाया कि वो अपनी आइडेंटिटी नेम प्लेट कभी न खोए, क्योंकि ये डॉर्म एक्सेस, खरीदारी, क्लास साइन इन और एकेडमी के कई कामों के लिए जरूरी है। उसने अपना नाम जोंग टिंग टिंग बताया और सुझाव दिया कि वे स्मार्ट ब्रेन के जरिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। शाओलिन ने शोलिन को बताया कि अगर उसे कक्षाओं या अकादमी के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो वह उससे सीधे पूछ सकता है। जाने से पहले जांग टिंग ने उसे अपनी कक्षाएं ध्यान से चुनने की याद दिलाई। शोलिन ने विनम्रता से उसे अलविदा कहा। उसके जाने के बाद शोलिन को चुपचाप एहसास हुआ कि जब वरिष्ठ छात्र को पता चला कि वह एक्टिंग क्लास मॉनिटर है तो वह बहुत अधिक उत्साहित हो गई थी। उसे संदेह था कि यह प्रतिक्रिया सीधे उन विशेषाधिकारों से संबंधित है जिनका चिनवान ने पहले उल्लेख किया था। उसी समय शाओलिन को यह भी एहसास हुआ कि अकादमी के भीतर कक्षा पदानुक्रम बहुत गंभीर था और वहां सब कुछ अंततः व्यक्तिगत शक्ति पर निर्भर करता था। इस वजह से उसने पहले कोर्स चयन के मुद्दे से निपटने का फैसला किया। उसने जल्दी से कोर्स चयन पैनल खोला। इंटरफेस में सभी उपलब्ध पाठ्यक्रम सूचीबद्ध थे। बुनियादी युद्ध पाठ्यक्रमों में बुनियादी तलवारबाजी, बुनियादी कृपाणबाजी, बुनियादी मुक्केबाजी, बुनियादी तीरंदाजी और बुनियादी ध्यान शामिल थे। साथ ही माध्यमिक स्टेट पाठ्यक्रमों में बुनियादी ताइजुत्सु, बुनियादी धारणा, बुनियादी संतुलन, बुनियादी फोकस, बुनियादी लचीलापन, बुनियादी आंदोलन, बुनियादी पैरी और बुनियादी चकमा शामिल थे। अनिवार्य पाठ्यक्रमों में नोर्मा दुनिया का सामान्य इतिहास, सामान्य, लिंगा, फ्रैना और नुम्मा भूगोल शामिल थे। विकल्पों की विशाल सूची देखने के बाद शोलिन को तुरंत अभिभूत महसूस हुआ। शोलिन ने ध्यान से नियमों को पढ़ा और सीखा कि सभी अनिवार्य पाठ्यक्रमों को बिना किसी अपवाद के लिया जाना था। इसके मथालित कर अतिरिक्त प्रत्येक छात्र को एक प्राथमिक युद्ध पाठ्यक्रम के साथ साथ 3 माध्यमिक स्टेट पाठ्यक्रम चुनने की आवश्यकता थी। उसने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि उपलब्ध कक्षाओं की बड़ी संख्या के बावजूद उसके पास अभी भी विद्वान प्रतिभा थी। इस समय उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसके भयानक आंकड़े थे, जिसका अर्थ था कि उसे उन्हें यथासंभव शीघ्रता से सुधारने की आवश्यकता थी। विद्वान प्रतिभा द्वारा प्रदान की गई निष्क्रिय दोहरी सीखने की दक्षता एक अविश्वसनीय लाभ था, जिसे वह
वह बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर सकता था। सब कुछ ध्यान से विचार करने के बाद शोलिन ने जादू तलवारबाजी को अपने प्राथमिक युद्ध पाठ्यक्रम के रूप में चुनने का फैसला किया, क्योंकि यह सीखना अपेक्षाकृत आसान था और साथ ही अत्यधिक बहुमुखी भी था। उसी समय उसका मानना था कि बुनियादी ताइजुत्सु उसकी उत्तरजीविता में सुधार करेगा, जबकि बुनियादी ध्यान उसकी मानसिक शक्ति और एकाग्रता को मजबूत कर सकता है। अंत में शोलिन ने अपने चयनित पाठ्यक्रमों के रूप में बुनियादी तलवारबाजी, बुनियादी ताइजुत्सु, बुनियादी आंदोलन, बुनियादी ध्यान, नोर्मा दुनिया का सामान्य इतिहास, नोर्मा भूगोल और सामान्य लिंगा फ्रेना को अंतिम रूप दिया। उसने अपनी पसंद की सावधानी पूर्वक योजना बनाई, क्योंकि वह पूरी तरह से समझता था कि इस दुनिया में सब कुछ अंततः शक्ति के इर्द गिर्द घूमता है। अगले दिन बुनियादी तलवारबाजी प्रशिक्षण मैदान के अंदर बार की आवाज कमरे में लगातार गूंजती रही। वहां प्रशिक्षण लेने वाला व्यक्ति शोलिन था। उसने लकड़ी के अभ्यास पोल पर बार प्रहार किया, जबकि धीरे धीरे बुनियादी तलवारबाजी के लिए प्रवीणता अंक अर्जित किए। प्रशिक्षण के माध्यम से शोलिन को एहसास हुआ कि खंजर की तरह एक लंबी तलवार के झटके के पीछे की असली शक्ति कलाई के बजाय कमर से उत्पन्न होती है। उसी समय विद्वान प्रतिभा का निष्क्रिय प्रभाव सक्रिय रहा, लगातार उसकी सीखने की दक्षता को 100% बढ़ा रहा था। शोलिन का मानना था कि जब तक वह तलवारबाजी के पीछे के प्रमुख सिद्धांतों को पूरी तरह से समझ लेता है, तब तक उसके हमले की चालें और भी तेज और अधिक कुशल हो सकती हैं। अचानक एक सिस्टम अधिसूचना दिखाई दी और घोषणा की गई कि बुनियादी तलवारबाजी का स्तर बढ़ गया है। उसके वर्तमान बुनियादी तलवारबाजी कौशल ने अब आधिकारिक तौर पर स्तर 3 हासिल कर लिया था, जिसमें अगले स्तर के लिए 1000 में से 12 प्रवीणता अंक पूरे हो चुके थे। उसी समय उसकी ताकत स्टेट भी 2 से 3 हो गई। शोलिन को जल्दी से एहसास हुआ कि स्तर 1 से स्तर 2 तक कौशल बढ़ाने में उसे केवल लगभग 30 मिनट लगे, जबकि स्तर 2 से स्तर 3 तक प्रगति करने में लगभग 1 घंटा लगा। फिर भी उसकी ट्रेनिंग की स्पीड आम स्टूडेंट से दोगुनी थी। उस पल शोलिन ने पूरी तरह से समझ लिया कि स्किल प्रोफिशिएंसी बढ़ाने से सीधे उसके बेसिक स्टैट्स बढ़ते हैं। इससे यह कंफर्म हो गया कि उसकी पहले की सोच बिल्कुल सही थी। हालांकि लगातार ट्रेनिंग के बाद शोलिन आखिरकार जमीन पर ढेर हो गया और बाहुबलने लगा कि उसके हाथ इतने थक गए हैं कि जैसे गिरने ही वाले हों। उसी पल पास में खड़ी किसी ने ताना मारा कि इस साल के फ्रेशमैन्स की नींव तो उसने सोची थी उससे भी खराब है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने कमजोर स्टूडेंट्स उसकी तलवारबाजी की क्लास चुनने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हैं। इंस्ट्रक्टर ने फिर पूरी क्लास को जोर से चेतावनी दी कि जिस किसी की भी बेसिक तलवारबाजी प्रोफिशिएंसी लेवल 3 तक नहीं पहुंची, वो कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करने के बारे में भूल ही जाए। सिस्टम पैनल ने उसे चुन्ना के रूप में पहचाना, जो एक 3rd ईयर की स्टूडेंट थी और बेसिक तलवारबाजी के लिए सब्स्टिट्यूट इंस्ट्रक्टर का काम कर रही थी। स्टूडेंट्स तुरंत उसकी चेतावनी पर निराशा से चिल्लाए और हाँ में जवाब दिया। एक स्टूडेंट ने दुखी होकर कहा कि अगर उसे पहले ही पता होता कि क्लास इतनी क्रूर होगी तो उसने कभी तलवारबाजी चुनी ही नहीं होती, क्योंकि इंस्ट्रक्टर तो बिल्कुल शैतान थी। एक और स्टूडेंट ने शिकायत की कि बेसिक तलवारबाजी को लेवल 1 से लेवल 2 तक अपग्रेड करने में ही 3-4 घंटे की लगातार प्रैक्टिस लग जाती है। उसे समझ नहीं आता रहा था कि एकेडमी उनसे और आगे बढ़ने की उम्मीद कैसे कर सकती है जब वे सुपर ह्यूमन भी नहीं है। उसी पल शोलिन अचानक सीधे चुन्ना के पास गया। फिर उसने शांति से उसे बताया कि उसकी बेसिक तलवारबाजी पहले ही जरूरी लेवल 3 प्रोफिशिएंसी तक पहुंच चुकी है। कोर्स सिलेक्शन सिस्टम में शेड्यूल चेक करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी अगली क्लास बेसिक मेडिटेशन जल्द ही शुरू होने वाली है। इसलिए उसने विनम्रता से पूछा कि क्या वह ट्रेनिंग ग्राउंड से जल्दी निकल सकता है। चुन्ना ने तुरंत उस पर घूर कर देखा। उसने खुलेआम शक जताया कि क्या वह सच कह रहा है। उसके अनुसार क्लास का बस पहला ही दिन था और शोलिन पहले ही जल्दी निकलने की कोशिश कर रहा था। शोलिन खुद उसकी प्रतिक्रिया की तीव्रता पर यकीन नहीं कर पा रहा था। ना ने लिन का नाम पुकारा और ताना मारते हुए उसे सिंगल डिजिट स्टैट्स वाला लकी गाय कहा, जिसने एग्जाम में एस रैंक इवैल्यूएशन कमाने के लिए अपने टीममेट्स का फायदा उठाया था। उसने ठंडे लहजे में कहा कि अगर वह क्लास छोड़ना चाहता है तो उसे कम से कम एक भरोसेमंद बहाना बनाना चाहिए। मन ही मन वह अपमानित महसूस कर रही। वह ऐसा व्यवहार कर रहा था मानो यह उसका फ्रेशमैन्स का पहला दिन हो। लिन ने जवाब दिया कि डेटा पैनल इसे साबित कर सकता है और अगर उसे यकीन नहीं है तो वह खुद चेक कर सकती है।
चुन न हंसी। अचानक एक चेतावनी पैनल दिखाई दिया जिसमें घोषणा की गई कि उसने हाई लेवल टीचिंग परमिशन एक्टिवेट कर दी है। एक ट्रेनिंग सिमुलेशन एरिना खुलने वाला था और स्टूडेंट्स को खुद को तैयार करने के लिए कहा गया। जमीन कांप उठी और लिन हक्का बक्का रह गया। उसने सुझाव दिया कि बोरिंग डेटा को घूरने के बजाय असली लड़ाई को सीधे देखना बेहतर होगा। सिस्टम ने उनका ऑल सिस्टम कॉम्बैट सिमुलेशन एरिना में स्वागत किया। ना ने समझाया कि यह एक ऐसी जगह थी जहां एकेडमी ने सामान्य दुनिया के कुछ नियमों को हटा दिया था। उसने बताया कि एकेडमी ने अल्टीमेट ट्रेनिंग स्पेस बनाने में भारी भरकम रिसोर्स खर्च किए थे। उसने फिर लिन को आश्वस्त किया कि वह अंदर सचमुच नहीं मरेगा। हालांकि उसने उसे चेतावनी दी कि एरिना में उसे जो भी एहसास होगा वह पूरी तरह से असली लगेगा। सिमुलेशन एरिना को खोलने के लिए भारी मात्रा में एक्सचेंज पॉइंट की जरूरत थी और उसने इसे एक्टिवेट करने के लिए भारी कीमत चुकाई थी। उसने लिन से कहा कि चूंकि उसने दावा किया था कि उसकी बेसिक तलवारबाजी पहले ही लेवल 3 तक पहुंच चुकी है तो उसे असली लड़ाई से इसे साबित करना चाहिए। उसने समझाया कि कंकाल सैनिकों की ताकत शुरुआती एग्जाम के गोबलिन्स के बराबर थी। जब तक लिन डंजन को क्लियर कर लेता तब तक वह उसे क्लास से जल्दी जाने की इजाजत दे देगी। उसने उसे भविष्य में भी क्लास जल्दी छोड़ने की सुविधा देने का विचार किया। एक सिस्टम नोटिफिकेशन ने घोषणा की कि मरे हुए कालकोठरी को खोल दिया गया था। लीन को इसे या तो 40 मिनट तक जीवित रहकर या 20 कंकाल सैनिकों को मारकर पूरा करना था। लिन को विश्वास नहीं हुआ कि केवल एक फ्रेशर के स्तर को सत्यापित करने के लिए उसने इस तरह की कालकोठरी खोली थी। इससे उसे लगा कि वह पूरी तरह से पागल है। लिन ने अपनी लोहे की छुरी निकाली। उसने चुनौती को पूरा करने के 2 तरीके सोचे, या तो समय बिताना या मारना। वह एक मरे हुए कंकाल की ओर दौड़ा और उसे असंतुलित कर दिया। फिर उसने अपनी छुरी उसकी खोपड़ी में घुसा दी। 20 मरे हुए कंकाल सैनिकों में से एक मारा गया था। कंकाल सैनिकों के कमजोर बिंदुओं को लक्षित करके उसे एक को नीचे लाने के लिए केवल 2 वार की आवश्यकता थी। इसका मतलब था कि 20 कंकाल सैनिकों को मारने के लिए कुल 40 वार की आवश्यकता होगी। चंगना को विश्वास नहीं हुआ कि वह वास्तव में दौड़ा था। उसने उम्मीद की थी कि वह इतना डर जाएगा कि वह तुरंत माफी मांगेगा और उसे कालकोठरी बंद करने की भीख मांगेगा। इसके बजाय उसने देखा कि उसके फुटवर्क, बल उत्पादन और कटने के कोण सभी आश्चर्यजनक रूप से ठोस थे। उसके ऊपर उसके हरकतें साफ थीं और मुकाबले के दौरान उसका निर्णय उल्लेखनीय रूप से सटीक था। उसने स्वीकार किया कि वह उन बेवकूफों से कहीं बेहतर था जो केवल अपने हथियार बेतहाशा लहराना जानते थे। लेकिन नुकसान यह था कि उसके मूल आंकड़े बस बहुत कम थे। उसे एहसास हुआ कि लिन ने तलवारबाजी और ध्यान दोनों में एक साथ दाखिला लिया होगा, क्योंकि वह अपने आंकड़े सुधारना चाहता था। उस समय तक लिन ने पहले ही 13 अकेले हत्याएं पूरी कर ली थी। वह अपने आप में एक चमत्कार था। उसके पास अभी भी 28 मिनट बाकी थे। अचानक उसे पीछे से मारा गया। वह चाहती थी कि वह वास्तविकता का सामना करे। वह चाहती थी कि वह आज्ञाकारी रूप से सुने। लिन ने भारी कटाई को सक्रिय किया। एक ही वार में उसने 3 मरे हुए कंकालों को नीचे गिरा दिया। नाक का जबड़ा गिर गया। वह सोच रही थी कि उसने ऐसा कोई हुनर कहां से सीखा। लिन ने मरे हुए कंकालों को काटते हुए जारी रखा। अंततः उनमें से 19 को नीचे गिरा दिया। फिर उसने आखिरी कंकाल सैनिक को छुरा घोंप दिया। कुल मारे गए 20 में से 20 तक पहुंच गए थे। उसके बाद वह भारी सांस लेने लगा। उसने ना को सूचित किया कि उसने उसकी आवश्यकता पूरी कर ली है। फिर वह बेहोश हो गया। ना सोच रही थी कि उसके साथ क्या गलत है। एक फ्रेशर के लिए प्रवेश परीक्षा में एस रैंक और ए रैंक दोनों का मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए उसका मानना था कि यह केवल किस्मत नहीं हो सकती। छात्र परिषद कार्यालय में एक हरी बालों वाली छात्रा ने अध्यक्ष को सूचित किया कि प्रवेश परीक्षा में एस रैंक और ए रैंक दोनों का मूल्यांकन प्राप्त करने वाले सभी फ्रेशमैन की फाइलें पहले ही छांट ली गई थीं। अध्यक्ष ने उसे बताया कि उसने अच्छा किया और उसे फाइलें वहीं छोड़ने का निर्देश दिया। हालांकि उसने एक विशेष कार्यक्रम को देखने का सुझाव दिया। उन्होंने पूछा कि क्या मसला है। उन्होंने समझाया कि एक फ्रेशमैन के कोर्स का चयन बहुत अजीब था। उन्होंने बताया कि शाओलिन नाम के एक फ्रेशमैन ने हर उपलब्ध कोर्स का चयन किया था। राष्ट्रपति को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। डॉन अकादमी इन्फर्मरी में दोपहर 4 बजे ना ने जोर देकर कहा कि ऐसा नहीं था कि उसने स्वेच्छा से लिन को उस स्थिति में धकेला हो।
उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि छात्र परिषद अध्यक्ष को लिन की जरूरत थी, क्योंकि उसका एकमात्र ध्यान अपनी कक्षा को पढ़ाने पर था। उन्होंने बताया कि यह पहली बार नहीं था जब उसने किसी फ्रेशमैन के साथ ऐसा व्यवहार किया हो। उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें उनके पढ़ाने के तरीके से कोई दिक्कत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह सिर्फ यह कह रहे थे कि उनके इतने चरम पर होने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि यह इसलिए था क्योंकि वे फ्रेशमैन थे कि उन्हें उनके साथ अधिक सख्त होना पड़ा। उनकी राय में अभी दया दिखाने से बाद में केवल उन्हें चोट ही पहुंचेगी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वह मुंह गईं। अचानक लिन कराह उठा। छात्र परिषद अध्यक्ष ने राहत की सांस ली। वह आखिरकार जाग गया था। लिन ने पूछा कि क्या वह इन्फर्मरी में है। अध्यक्ष ने इसकी पुष्टि की और समझाया कि अकादमी का इन्फर्मरी पूरी तरह से सुसज्जित था। उन्होंने समझाया कि एक सामान्य कालकोठरी के विपरीत ज्यादातर लोग होलोग्राफिक सिमुलेशन एरिना से अच्छी स्थिति में नहीं निकलते थे। लिन ने बस खुद को बहुत ज्यादा धकेला था और थकावट से बेहोश हो गया था। फिर उन्होंने पूछा कि वह कैसा महसूस कर रहा है। लिन ने जवाब दिया कि वह बहुत बेहतर महसूस कर रहा है, हालांकि उसकी मांसपेशियां अभी भी थोड़ी दर्द कर रही थीं। अध्यक्ष राहत महसूस कर रहा था और उसे आश्वासन दिया कि वह आराम के बाद पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। उसके बाद वह सीधे मुद्दे पर आ गया। उन्होंने उसे जाने के लिए नहीं कहा, क्योंकि उन्हें लिन से अकेले बात करने की जरूरत थी। उसने तुरंत पूछना चाहा कि उसे क्यों जाना पड़ा। इससे वह और भी ज्यादा गुस्से में आ गई, इसलिए वह बाहर चली गई। लेकिन जाने से पहले उसने लिन को एक बदमाश कहा। फिर उसने घोषणा की कि वह उस तरह की व्यक्ति नहीं है जो अपनी बात से पीछे हट जाए। चूंकि उसने चुनौती पूरी कर ली थी, इसलिए उसे आधिकारिक तौर पर जल्दी क्लास छोड़ने की इजाजत थी। उसने उसे चेतावनी भी दी कि एक साथ जादू और मार्शल आर्ट की खेती करने की कोशिश शायद ही कभी अच्छी तरह से समाप्त होती है। यदि उसने ऐसा करने पर जोर दिया तो वह पूरी तरह से अकेला होगा। इसके साथ ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। लिन मुस्कुराया, यह सोचकर कि वह उस तरह की महिला टी रेक्स नहीं लगती थी जैसा हर कोई उसे बताता था। अध्यक्ष ने अपना गला साफ किया और सुझाव दिया कि वे काम पर लग जाएं। उन्होंने लिन से पूछा कि क्या उसने फ्रेशमैन हैंडबुक नहीं पढ़ी थी, जिसमें एक साथ बहुत सारे कोर्स लेने के खतरों को स्पष्ट रूप से समझाया गया था। फिर उन्होंने समझाया कि तलवारबाजी, चाल और ताइजुत्सु सभी शारीरिक प्रणाली से संबंधित हैं, जबकि ध्यान, मंत्र, धारणा और इसी तरह के अनुशासन जादू प्रणाली से संबंधित हैं। दोनों प्रणालियां पूरी तरह से अलग विकास पथों का अनुसरण करती थीं। उन्होंने कहा कि फ्रेशमैन चरण के दौरान जादू और मार्शल आर्ट की दोहरी खेती के फायदे थे, क्योंकि इससे छात्रों को विभिन्न प्रकार की युद्ध स्थितियों को संभालने की अनुमति मिलती थी। हालांकि जैसे जैसे उनकी पढ़ाई उन्नत हुई, प्रत्येक प्रणाली अनगिनत विशेष पथों में विभाजित हो जाएगी। उनके सोफोमोर या जूनियर वर्ष तक दोहरी खेती करने वाले छात्रों को बाकी सभी की तुलना में 3 गुना या 6 से 7 गुना अधिक समय और प्रयास निवेश करने की आवश्यकता होगी। लिन ने जवाब दिया कि वह यह पहले से ही जानता था। उन्होंने मुख्य प्रणाली की तुलना एक पेड़ से की। जितनी दूर एक प्रगति करता है, उतनी ही अधिक शाखाएं दिखाई देंगी और वे शाखाएं और भी महीन रास्तों में विभाजित होती रहेंगी। वह समझ गया था कि जादू और मार्शल आर्ट दोनों की खेती के लिए सामान्य से कहीं अधिक प्रयास की आवश्यकता होगी। इसके बावजूद वह फिर भी कोशिश करना चाहता था। मन ही मन उसका मानना था कि विद्वान बोनस के साथ वह इसे निश्चित रूप से काम कर सकता है। अध्यक्ष को अपनी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। अचानक उसे प्रधानाचार्य से एक संदेश मिला। इसे पढ़ते ही वह कराह उठा। चूंकि प्रधानाचार्य ने पहले ही लिन के कोर्स चयन को मंजूरी दे दी थी, इसलिए वह आगे कोई आपत्ति नहीं कर सका। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो उसके लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सयोनारा।